Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to talk about concept of entropy. So एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। इसमें पहली बात जो आप समझेंगे कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। हमने दो लॉज पढ़े हैं, जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इफ रिमेंबर, जो जीरोथ लॉ है इट इज रिलेट्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। इट रिलेट्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। In fact, temperature is defined from zeroth law. First law जो है it relates with the concept of internal energy U. तो फर्स्ट लॉ में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इंटरनल एनर्जी है। अब जो सेकंड लॉ है इट deals with the concept of entropy, जिसको हम सिंबल एस देंगे। तो इस हिसाब से अब हमें ये कॉन्सेप्ट सीखना है एंट्रोपी का। तो अब हम शुरू करेंगे एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट। हमें पता है जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल ईटा जो है इट इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। ऑल्सो हमें पता है कि जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन, इसके लिए इक्वेशन है 1 माइनस मॉड ऑफ Q2 बाई मॉड ऑफ Q1। यहाँ पे ये T1 T2 क्या है? अगर हम कार्नोट साइकिल को यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे पीवी डायग्राम में, तो कार्नोट साइकिल ऐसा है, इसमें आइसोथर्म्स हैं और फिर ये दो एडियाबैटिक्स हैं। इनफैक्ट अगर इसको मैं थोड़ा रब करता हूं, मैं दोबारा बनाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो कुछ ऐसा मैं ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ इस पे टेबलेट पे भी। तो इसमें ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये फिर है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये बाद में एक्चुअली ये करो ऐसे जाएगा ऐसे। ये है एडियाबैटिक कंप्रेशन और ये पूरा साइकिल है। तो इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस जब होती है इट हैपेंस एट टेम्परेचर से, दिस इज T1 एक्सपेंशन जिस पर होता है, और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन जो है इट हैपेंस एट टेम्परेचर T2। तो ये T1 T2 का है। T1 इज द temperature during isothermal expansion of the system and T2 is the temperature during isothermal compression। अब H1 क्या है? जब isothermal process होता है उस दौरान हीट Q1 सिस्टम से एब्जॉर्ब करता है, that is heat Q1 is absorbed by the system, और जो isothermal compression है उस दौरान सिस्टम हीट Q2 जो है वो रिजेक्ट करता है। तो ये बैकग्राउंड है इसका। तो इन दो इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमें मिलता है Q2 बाई mod of Q2 by Q1 is equal to T2 by T1, जिसको हम दूसरे लफ्जों में लिख सकते हैं mod of Q2 by T2 is equal to mod of Q1 by T1। अब हमें पता है Q1 और Q2 जो है ये अपोजिट साइन के हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे मॉडुलस डिस्कार्ड करके इनका साइन अपोजिट रख सकते हैं। मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं और Q2 by T2 is equal to minus Q1 by
T1 because Q1 and Q2 are of opposite signs, इस वजह से नेगेटिव आ गया. Because if heat absorbed is taken as positive, then heat rejected will be negative and vice versa. अब इसका मतलब निकलता है Q2 by T2. What is Q2 by T2? It is heat rejected at temperature T2 during isothermal compression. यहाँ पे plus Q1 by T1. What is Q1 by T1? Ratio of heat absorbed to the temperature T1 during isothermal expression. ये इनका सम जो है इट इक्वल 0. ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या बोलती है? ये इक्वेशन हमें ये बताती है द sum of algebraic sum of quantity is Q by T. Algebraic sum of quantity is Q by T is equal to 0 for Carnot cycle. किसके लिए? Carnot cycle के लिए. अब हम इस बात को कि ये जो algebraic sum of Q by T 0 के बराबर है, इसको हम जनरलाइज करना चाहते हैं. इसको हम जनरलाइज करना चाहते हैं फॉर एन आर्बिट्री साइकिल. कार्नो साइकिल एक खास किस्म का साइकिल है जिसमें दो 4 स्ट्रोक्स होते हैं, एसोथर्मल 2, एडियाबैटिक 2. मगर हम एक रिवर्सिबल आर्बिट्री रिवर्स साइकिल जो जैसा कि यहाँ पे हमने कर्व दिखाया यहाँ पे, इस कर्व के लिए हम से अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं फिर यहाँ पहुँचते हैं तो ये एक साइकिल हो गया. बट ये कार्नो साइकिल नहीं है, ये एक आर्बिट्री साइकिल है. इस साइकिल के लिए हम इस इक्वेशन को जनरलाइज करना चाहते हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो कार्नो साइकिल है इसको हम सुपर इम्पोज करते हैं ऑन एन ग्रुप ऑफ सेट ऑफ आइसोथर्म्स. यहाँ पे ये जो हैं ये आपके तमाम जो ये कर्व्स हैं ये आइसोथर्म्स हैं. ये है हमारा आर्बिट्री साइकिल. हम देखना चाहते हैं इसमें ये इक्वेशन कैसे फिट बैठती है. तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इस पूरे साइकिल को छोटे छोटे इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. जैसे कि हमने यहाँ किया है, देखिए हमने क्या किया इसमें, बाद में नीचे की डायग्राम हम देखेंगे. एक्चुअली ये आपका आइसोथर्मल पार्ट है. इसको अगर हम दूसरे आइसोथर्म के साथ एक एडियाबैटिक से जोड़े हैं ऐसे, और यहाँ भी इस आइसोथर्मल और इस आइसोथर्मल को हम एक एडियाबैटिक से जोड़ें तो आपका ये एक कार्नो साइकिल बन गया लाइक दिस. इसी तरह अगर हम यहां इन दो को जोड़ें आपस में तो यह आपका दूसरा कार्नो साइकिल बन गया ऐसे. ये थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल है यहाँ पे. सो ये 2 कार्नो साइकिल. इसी तरह बहुत सारी कार्नो साइकिल बनेंगे जैसे कि हमने यहां पर दिखाया है. अब इसमें एक अहम बात जो देखनी है, यहां मैं 2-3 आइसोथर्म्स को दिखाऊंगा जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं. से यहाँ और ये कर्व है हमारा, मान लीजिए ये हमारा कर्व है, कर्व का एक हिस्सा है यहाँ पे. तो हम इसको ऐसे जोड़ रहे हैं, ऐसे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे जोड़ रहे हैं और यहाँ पे ऐसे जोड़ रहे हैं. तो मैं यहाँ कलर चेंज करता हूँ पेन का. तो देखिए ये एक साइकिल बन गया, ये वाला यहाँ तक और फिर यहाँ, ये साइकिल 1 है. अगर हम ऐसे जाएंगे इसमें तो ये आपका कार्नो साइकिल बन गया ऐसे. दूसरा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक, फिर ये एडियाबैटिक पार्ट है, फिर ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है और ये फिर फाइनली. तो इसमें जो है यहाँ से हम जाएंगे क्लॉकवाइज
ऐसे, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा उल्टे में, फिर यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे। यानी अगर हम इन दो साइकिल्स को ट्रेवर्स करते हैं अलग अलग, साइकिल 1 और साइकिल 2 को, तो अंदर के जो ये पार्ट्स हैं, कॉमन पार्ट्स, ये अपोज डायरेक्शन में ट्रेवर्स करते हैं। इनमें जो हीट एक्सचेंज होगा, से यहाँ 1 में ये हीट जो है रिजेक्ट करेगा Q2 फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ 2 में ये हीट जो है ये एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ ये जो हीट्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और नेट में जो है ये दो साइकिल जो हैं इनका जो इक्विवेलेंट है, बीच वाला जो हिस्सा है ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो ये हमारा दो साइकिल जो हैं इस जैग्ड साइकिल के बराबर है, लाइक दिस। ये जो हमारा साइकिल है ये जैग्ड आइसोथर्मल पार्ट, एडियाबैटिक पार्ट, ये हो गया आइसोथर्मल पार्ट, फिर एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल, यहाँ से ये एडियाबैटिक पार्ट, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक। जैग्ड जो है ये इसके आसपास आ गया। इसी तरह यहाँ पे आप डायग्राम में फोकस कीजिए कि हम इन तमाम कार्नो साइकिल को, अगर यह एक साइकिल है से ये एक कार्नो साइकिल है, अगर हम इसको ट्रेवर्स करेंगे, फिर ऐसे ट्रेवर्स करेंगे, फिर ऐसे ट्रेवर्स करेंगे अलग अलग, उनके बदले हम एक ही को अगर ट्रेवर्स करेंगे, जैसे ये हमने दिखाया, ये जैग्ड कर्व जो है यहाँ पे ये इक्विवेलेंट है, इन्हें ट्रेवर्सिंग ऑल Carnot's cycles is equivalent to traversing one jagged curve। अब ये jagged curve जो है ये roughly speaking, it is equivalent to the curve, जो कर्व हमने लिया है स्मूथ कर्व, उसी के ये रफली इक्विवेलेंट है। अब जो हीट्स हैं यहां भी हम कह सकते हैं पहले साइकिल में, जैसे कि हमें पता है कार्नो साइकिल के लिए तो ये दुरुस्त है, सम ऑफ Q by T इज 0। अब चूंकि ये जो जैग्ड कर्व है इट्स इक्वल टू ट्रैवर्सिंग ऑल कार्नो साइकिल्स, तो इसका मतलब है इफ वी गो एंड डू दीज हीट ट्रांसफर्स थ्रू दीज जैग्ड कर्व्स, इस जैग्ड कर्व के लिए क्या होगा, समेशन ऑफ Q by T will be 0 फॉर द जैग्ड कर्व। जैग्ड कर्व जो है ये तकरीबन स्मूथ कर्व के आसपास ही है, रफली स्पीकिंग। अब अगर हम इन आइसोथर्मल्स को बढ़ाएंगे, यानी उनके दरमियान जो गैप है यहां से यहां तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा, इनफैक्ट ये जो आइसोथर्मल्स हैं इनमें टेम्परेचर डिफरेंस है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस से डेल्टा टी, अगर हम ये डेल्टा टी जो है बहुत घटाएंगे, अप्रोच टू 0 बहुत कम रखेंगे, कर्व्स नजदीक रखेंगे, तो ये जैग्ड कर्व्स जो हैं दे विल कम क्लोजर एंड क्लोजर टू दिस कर्व, लाइक दिस। अगर ये ऐसे हो जाएगा, फिर आपका ऐसे आइसोथर्मस एडियाबैटिक एंड लाइक दैट, सो दे विल अप्रोक्सीमेट दिस कर्व। In fact, if it tends to 0, then this is approximately equal to 0. This approximation यहाँ पर है, तो ये इक्वलिटी में कन्वर्ट होगा, मगर समेशन will become integration and Q will become dQ by T, summation of integral of dQ by T for the closed cycle। अब ये पूरा साइकिल आएगा इसमें, it will be equal to 0।
इसका मतलब है वेयर एक कंप्लीट साइकिल के लिए जहां से हम शुरू करते हैं, अगर यहां से शुरू करते हैं तो घूम के जब आएंगे तो फिर यहां पर पहुंचेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें अब डिस्कस करने हैं वो ये है, पहले मैं यहां पे इसको डिलीट करता हूं। हमें ये नतीजा मिलता है कि इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इट इज 0। तो इसमें पहली बात जो है कि जो क्वांटिटी इसमें डी क्यू है, जो है डी क्यू इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल। मतलब ये है ये एग्जैक्टली डिफरेंशियल नहीं है। इसका मतलब है देयर इज नो फंक्शन q, there is no function q of which dq is differential। हम नहीं कह सकते हैं, मतलब ये है कि हम नहीं कह सकते हैं कि जो सिस्टम है, सही है सिस्टम है हमारा, हम नहीं कह सकते हैं कि इस सिस्टम में हीट q है, q is heat। हम नहीं कह सकते हैं, we can't say this thing। जिस तरह हम कह सकते हैं सिस्टम का टेम्परेचर T है, सिस्टम में इंटरनल एनर्जी U है, हम नहीं कह सकते हैं कि सिस्टम में हीट Q है। फिर ये dQ क्या है? dQ is a small heat exchanged by the system with the environment, चाहे एब्जॉर्ब करे या रिजेक्ट करे। जैसे ये इसमें हमने दिखाया था ऊपर, ये हीट Q1 एब्जॉर्ब्ड, हीट Q2 रिजेक्टेड। इसी तरह ये यहां पर जो dQs जो हैं, dQ जो है it is a heat exchanged by the system with the environment, but it is small amount of heat exchanged because यहाँ छोटे छोटे आइसोथर्मल्स और एडियाबैटिक्स बनेंगे, छोटे 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 छोटे, उनमें जो हीट एक्सचेंज होगा वो बहुत कम होगा। और दूसरी बात जो है वो ये है कि कहीं पर dQ पॉजिटिव है, कहीं पर dQ नेगेटिव है। तमाम dQs को मिला के हमें 0 मिलता है, बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 0, T is not equal to 0। some dQs are positive and negative, they add up to give total this equal to 0। now there is a very important point। पॉइंट ये है कि हमें पता है if we have a function x जिसका line integral around closed path is 0, then that x is a state variable, is a proper function, it's a proper function। अब चूंकि ये इसी फॉर्म में है, dq by t जो है इसका इंटीग्रल क्लोज्ड पाथ के लिए 0 आता है, इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि ये जो dq by t है it is an exact differential। क्योंकि इसका इंटीग्रल जो है फॉर ए क्लोज्ड पाथ दैट इज 0, विच इज द डेफिनेशन ऑफ ए स्टेट वेरिएबल। इसका मतलब है हम सिस्टम के लिए एक फंक्शन s डिफाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट इसी dq by t को हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं दिस dq by t इज डिफरेंशियल चेंज इन s, where s is the state variable। S is स्टेट वेरिएबल या एग्जैक्ट फंक्शन। S जो है एक एग्जैक्ट फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल S इज एग्जैक्ट फंक्शन, और ds इज द, हम ऐसे लिखेंगे ds इज ये पूरा जो ds है इज डिफरेंशियल
ऑफ एग्जैक्ट फंक्शन S। तो ये S जो एग्जैक्ट फंक्शन है इसी को हम एंट्रोपी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ds is equal to 0 S, because S is a state variable. We cannot say ये आपके पास कोई सिस्टम है, हम नहीं कह सकते हैं इसमें हीट Q है। We can't say there is a heat Q in it. No, this is not a correct statement. But we can say this system has entropy S. इसकी एंट्रोपी S है और एंट्रोपी चेंज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। हम नहीं कह सकते हैं कि सिस्टम में हीट Q है। हाँ, हीट एक्सचेंज करता है सिस्टम एनवायरनमेंट के साथ, मगर हम नहीं कह सकते कि सिस्टम में हीट है। बट वी कैन से कि सिस्टम की एंट्रोपी है एंड दैट इज से S। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट एंट्रोपी का कि सिस्टम जो है, हम कह सकते हैं कि सिस्टम की एंट्रोपी जो है S है, मगर S को हम अलग से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वी कैन से द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू dq heat exchanged by the system with the environment at temperature T. So dq by ds is equal to dq by T, and this S is an exact differential. ये एक प्रॉपर्टी है डिफरेंशियल की, एग्जैक्ट डिफरेंशियल की ये प्रॉपर्टी है। उसका लाइन इंटीग्रल फॉर ए क्लोज्ड पाथ इज 0, therefore you can say entropy is also a state variable. अब दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी है एग्जैक्ट डिफरेंशियल की, वो ये है कि उसका जो पाथ होता है इट इज उसका जो इंटीग्रल होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट। से अगर एंट्रोपी पर वो अप्लाई करते हैं, मतलब है कि चेंज इन एंट्रोपी इज वी गो फ्रॉम A to B, it is equal to SB minus SA, and this is path independent. ये मानिए हमारी PV डायग्राम है, ये हम पॉइंट A है हमारे पास, ये पॉइंट B है। If we go from A to B, say along this path, integral of ds will find this change in entropy. कितनी entropy change होगी if we go from A to B along this path? We'll get SB minus SA. But if we go along another path, say like this, what will we get? We'll get a different result? No, we'll get the same result, SB minus SA. It is path independent. If we go from this path, say, again the result will be same. The change in entropy will be SB minus SA. This is the property of an exact differential, like internal energy, like potential. They are path independent. So आपको पढ़ा है electric potential is also path independent. Change in electric potential. So we have this concept of entropy. We can say a system has entropy S, and then if we find the change in entropy for a closed curve, arbitrary curve, the change in entropy for any closed arbitrary curve would be 0. And change in entropy, differential change in entropy is given by dq by T. With this I conclude today's topic. But there is I hope you will also see the material that I have submitted. You will also see that and try to understand it in a better way. Thank you.